Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट. आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे. तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन. तो पिछले सेशन में मैंने स्टूडेंट्स आपको कराया था फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम. आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना. और आज हम करते हैं गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम और उसके बाद करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इससे संबंधित ही 7th यूनिट से संबंधित ही, है ना. तो गैलोवेज जो है सिस्टम क्या है? ये गैलोवेज जो चार्ल्स गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम जो है 1969 में आया था, है ना. इन्होंने क्या है कि इन्होंने कहा कि जो एक जो ये देखते हैं कि इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम क्या है, चाहे वो फ्लैंडर्स का हो चाहे वो गैलोवेज का हो. आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं, है ना. इनका कहना है कि टीचर जब क्लास में जाता है तो वह स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करता है ना. तो इंटरेक्शन करता है तो कक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है पढ़ने लिखने की, ठीक है. फ्लैंडर्स जी का मानना यह है कि केवल वर्बल ही प्रतिक्रिया होती है, क्रियाएं होती हैं, मतलब अंतःक्रिया होती है, केवल वर्बल होती है. परंतु गैलोवेज ने माना कि वर्बल तो होती ही है, कैटेगरीज वर्बल तो होती ही है, लेकिन वर्बल के साथ में नॉन वर्बल भी बिहेवियर कक्षा में साथ साथ चलता रहता है. तो उसको उन्होंने जैसे इन्होंने 10 कैटेगरीज दी थी, ऐसे इन्होंने इनके साथ साथ मतलब आदि नहीं, नॉन वर्बल नहीं, खाली वर्बल के साथ साथ 10 कैटेगरीज और दी है. तो इन्होंने 10 कैटेगरीज दी है नॉन वर्बल कैटेगरी, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? IDER इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकेजिंग, रेस्ट्रिक्टिंग. इस गैलोवेज के जो इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है इसको IDER भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकेजिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग, है ना. इसी तरीके से इनके भी पेयर्स बनते हैं, इनकी भी टेलीज लगती हैं, बिल्कुल वैसी ही मैट्रिक्स बनानी होती है इनकी, जैसे उनकी 10x10 की मैट्रिक्स है, इनकी बनती है मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है 20x20 की, है ना, जिसमें 400 सेल्स होती हैं. क्या होती है? 400 सेल्स होती हैं. इनकी इस तरीके से बनती है, उनकी 10x10, इनकी 20x20, क्योंकि इन्हें दोनों चीज लेनी है ना, वर्बल बिहेवियर भी टैली करना है, नॉन वर्बल बिहेवियर भी टैली करना है. तो इन्हें दो गुना काम हो गया ना इनका. तो देख लेते हैं इनको. नॉन वर्बल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन इज द मैसेज और बिहेवियर एक्सचेंज विदाउट वर्ड. सबको पता है कि जो बिना शब्दों के बोला जाता है उस व्यवहार को ही नॉन वर्बल बिहेवियर कहते हैं. इट कैन बी कन्वेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, जैसे मैं करती हूँ हैंड मूवमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट्स, सिंबल्स, बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, टच, कन्वर्सेशनल साइलेंस, etc, है ना. तो इस तरीके से टीचर्स नॉन वर्बल बिहेवियर इज फार मोर इम्पोर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी बच्चे किसी वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर से गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, है ना. तो इसलिए बहुत समझ बुझकर ही टीचर को नॉन वर्बल बिहेवियर करना होता है, ठीक है. गैलोवेज एज्यूम दैट फेस टू फेस वर्बल कम्युनिकेशन आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय नॉन वर्बल क्यूज. कहने का मतलब है कि फेस टू फेस जब बच्चे से हम बात करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, या फिर क्या नाम उनको जो जितनी भी क्रियाएं करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, उनके फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ साथ हम नॉन वर्बल भी जो जेस्चर अपनाते हैं, है ना. उनके साथ ही वो मतलब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, अलग से करना नहीं पड़ता. वर्बल के साथ में नॉन वर्बल बिहेवियर तो एकॉम्पनीड है, उनके साथ साथ हो जाता है, ठीक है. ही बिलीव दैट एन इफेक्टिव टीचर वर्बल बिहेवियर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर मस्ट बी इन कोग्रेस एंड सिंक, है ना. क्या होना चाहिए कि साथ साथ सहमति के साथ ही चलता रहना चाहिए दोनों ही व्यवहार. तो इनके जो है ये तो आपने समझ लिया होगा. अब मैं लिखती हूं आपके सामने. अब जैसे ये तो आपने लिख लिया, अब बात करते हैं जो इनकी 10 कैटेगरीज हैं. जैसे पहली है एक्सेप्टेंस और इंडिफरेंस. पहले इनकी जो 10 कैटेगरी इनकी फ्लैंडर्स, उनकी चार्ल्स गैलोवेज की पहली है कैटेगरी. पहली कौन सी है इनकी? पहली है इनकी एक्सेप्टेंस या फिर कह लीजिए और इंडिफरेंस.
5 लिख के दिखाऊंगी, 5 को बताऊंगी कैसे किया जाता है, टैली वगैरह कैसे किया जाता है, कैसे इनका मतलब निकाला जाता है ना। और दूसरा है इनका कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंट। दो देख लेते हैं हम। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी, नॉन वर्बल। और अब फ्लैंडर की देखते हैं, वर्बल फ्लैंडर की। सबसे पहले कौन सी थी हमारी, सबसे पहले थी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स आइडियाज, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग्स, एक्सेप्ट स्टूडेंट्स फीलिंग्स। ठीक है, पहले तो ये थी। और दूसरी क्या थी, दूसरी थी प्रेजेस एंड एनकरेजेस, प्रेजेस एंड एनकरेजेस। अब दो तो हो गई चार्ल्स गैलोवे की और दो हो गई फ्लैंडर्स की। ये वर्बल हो गए, ये नॉन वर्बल, नॉन वर्बल हो गई। ठीक है, अब हमें इन कैटेगरी को देना कैसे, जैसे ये एक कैटेगरी है, इसके साथ ये दो दो कैटेगरी, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों की कैटेगरी को हम जो है, अब जैसे ये कैटेगरी है, अब इनके सामने हम लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम, जैसे हम ये देखते हैं, जैसे फ्लैंडर की है कैटेगरी है ना, जैसे एक्सेप्ट फीलिंग्स, तो ये हमारी वन कैटेगरी है, फ्लैंडर्स में वन कैटेगरी है। अब हमें लिखनी है गैलोवेज की नॉन वर्बल, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस और इंडिफरेंस, या तो एक्सेप्टेंस या फिर इंडिफरेंस। या तो टीचर जो है, जो एक्टिविटी है, तो टीचर एक्सेप्ट फीलिंग कर रहा है, एक्सेप्टेंस है, या फिर इंडिफरेंस, दोनों में से एक चीज है। इसको करने के लिए तो ये लगाएगा और इसको करने के लिए ये लगाएगा, इस तरह के चिन्ह लगाने होंगे। यानी कि अगर एक्सेप्ट फीलिंग्स है तो उसके सामने ये लगा दिया, वन भी लिखा जाएगा, मतलब फर्स्ट है ना, तो 11, यहाँ 11 नंबर, क्योंकि 10 तो उन्होंने अपना ली थी, 10 तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी फ्लैंडर्स की, 11वीं अपनी दी है, ये 11वीं अपनी दी है, तो ये 11वीं कहा जाएगा। जैसे ये आप दूसरी लेंगे, हम दूसरी अगर हम लेंगे प्रेज और एनकरेज, प्रेज और एनकरेज, यहां दूसरी कौन सी आ जाएगी सामने, इसका नाम क्या होगा, 12, जो गैलोवेज की है इसका नाम आ जाएगा 12, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट एंड या फिर इनकॉन्ग्रुएंट। भाई या तो सहमति जताएंगे टीचर या असहमति, एक ही तो चीज जताएंगे। मान लीजिए किसी ने कोई क्रिया की बच्चे ने, या तो टीचर नॉन वर्बल ऐसा करके कहेगा हाँ सही है, या कहेगा ना सही नहीं है, एक ही चीज तो कहेगा, हाँ हाँ में और ना में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों चीज कभी भी क्लास में जो टीचर अनुक्रिया करेगा वो कभी दोनों तो नहीं कर सकता, हाँ ना, या तो हाँ या ना, है ना। तो ये सहमति जताएगा या असहमति, या प्रशंसा करेगा या डांटेगा, एक ही होगी। तो एक ही एक्टिविटी, जो अगर ये एक्टिविटी करता है स्टूडेंट तो इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, अगर ये करता है इंडिफरेंस या इनकॉन्ग्रुएंट की करता है इसको इससे करेंगे, ठीक है, डैश लगा के करेंगे। इस तरीके से इनका हम आकलन पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये मैंने दो बता दिया आपको लिख करके, दो यहाँ और दो यहाँ, ये बता दी। इस तरीके से ये पूरी 12 तक होगी, यहाँ पूरी की पूरी जो है 20 तक होगी, ये यहाँ 10 तक, और यहाँ पर 20 आ जाएंगे, यहाँ पर 20 तक होगी। इस तरीके से ये होगा, है ना। अब जो है आपको करा देती हूँ, अब ये यहाँ तो लिख के बता दिया मैंने। फिर थर्ड में क्या है, यूज स्टूडेंट्स आइडियाज। तो आइडियाज को अब इसमें दो ऑप्शन आ गए नॉन वर्बल में, इम्प्लीमेंट और परफंक्टरी। या तो इम्प्लीमेंट होगी या उसको बना कर देंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी अपेक्षा कर देंगे कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ किसी, यानी कि कोई बच्चे ने प्रश्न पूछा और बच्चे ने ये कहा कि जैसे मान लो कोई आइडिया दिया बच्चे ने, तो या तो उसको आइडिया को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बच्चे ने कहा कि ये भी हो जाना चाहिए, तो उसका आइडिया को
इम्प्लीमेंट कर लेंगे या फिर इसकी उपेक्षा कर लेंगे कि आएगा नहीं होगा। नॉन वर्बली, यहाँ नॉन वर्बली बात चल रही है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन पूछा, वर्बल क्वेश्चन पूछा, तो उसके साथ में नो पर्सनल और इंडिफरेंट, या तो पर्सनल हो जाता है, पर्सनल ले लेंगे उसको, या फिर इंडिफरेंस लेंगे। फिर इसी तरीके से टीचर लेक्चर देगा, वर्बली लेक्चर दे रहा है, तो नॉन वर्बली रेस्पॉन्सिव, मान लीजिए लेक्चर दिया, वो कोई प्रश्न पूछा तो रेस्पॉन्सिव हो सकता है या इरेस्पॉन्सिव हो सकता है वो। फिर इस तरह से गिव इन डायरेक्शन, स्टूडेंट को डायरेक्शन दे रहा है टीचर, तो इन्वॉल्व हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। तो इस तरीके से फिर जैसे मान लो जस्टिफाइंग ऑथोरिटी है ना, रिसेप्टिव हो सकती है, इनअटेंटिव भी होती है, तो या तो रिसीव करेगा उसको या इनअटेंटिव होगा। किसको? जस्टिफाई ऑथोरिटी, यानी बच्चों को डांट रहा है। जस्टिफाई ऑथोरिटी का मतलब जैसे कि बच्चों को डांट रहा है टीचर, है ना। स्टूडेंट टॉक और रेस्पॉन्स, या फिर रिजेक्ट और निग्लेक्ट, या तो रिजेक्ट करेगा निग्लेक्ट करेगा उसको, स्टूडेंट के टॉक को। फिर जो स्टूडेंट टॉक इनिशिएट कर रहा है, या तो फर्म हो जाएगा उस पर या हार्श हो जाएगा, है ना। साइलेंस में कंफर्टिंग हो जाएगा या डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा, तो कंफर्टिंग हो जाएगा या डिस्ट्रेसिंग हो जाएगा। और उसको देख लेते हैं, सुख इसको कहते हैं, कंफर्टिंग को होते हैं सुख, और डिस्ट्रेसिंग को बोलते हैं कष्टप्रद, है ना। और जो है ये इस तरीके से उन जो वर्बल एक्टिविटी और नॉन वर्बल एक्टिविटी साथ साथ चलेंगी, और इनकी भी मैट्रिक्स बनती है, और ऐसे ही बनती है जैसे कि फ्लेंडर्स की मैट्रिक्स बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया आपका। अब देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरी कैटेगरी है, मान लीजिए मैंने आपको बताई दूसरी कैटेगरी बता रही है प्रेज और एनकरेजिंग। तो इसको कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? सहमति, इनकॉन्ग्रुएंट असहमति। या तो जो है टीचर सहमत होगा उस चीज से या असहमत। किस चीज से? जो मान लीजिए उसने छात्रों की जो भावनाओं की स्वीकृति की, या तो उसको स्वीकृति को स्वीकार करेगा या अस्वीकृत करेगा, या तो, है ना, या फिर प्रशंसा करना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। इस तरीके से जो है वह जैसे प्रश्न पूछा, अब शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा स्टूडेंट से। अब प्रश्न पूछना अशाब्दिक व्यवहार, या तो वो जो है व्यक्तिगत लेगा उस चीज को या सामान्य, है ना, उस प्रश्न का। तो इस तरीके से जो है उनकी दोनों ही तरह की एक्टिविटी साथ साथ चलती रहती है। ये हो गया गैलोवेज का। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आते भी नहीं है इतने, फ्लैंडर्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम कर लेते हैं जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे वो कर लेते हैं, है ना। अब ये करते हैं क्वेश्चन, आइए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं हम विच टाइप ऑफ, ये तो हो गया था हमारा। ये देखते हैं, जैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कंड्यूसिव टू लर्निंग। क्या मतलब हुआ इसको? जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कंड्यूसिव टू लर्निंग। लर्निंग के लिए मोस्ट कंड्यूसिव और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, एप्रोप्रिएट, सबसे एप्रोप्रिएट है। किसको? किसके लिए? लर्निंग के लिए। कहने का मतलब है लर्निंग के लिए। तो दूसरा है समेटिव असेसमेंट, रेफर टू द असेसमेंट और वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम विच इज गोइंग ऑन एंड कैन स्टिल बी मॉडिफाइड। समेटिव असेसमेंट ऐसा है कि जो प्रोग्राम चल रहा है उसको जो मॉडिफाई करता है प्रोग्राम के बीच में। प्रोग्राम के बीच में समेटिव नहीं काम करता, प्रोग्राम के बीच में फॉर्मेटिव काम करता है। तो ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट स्टार्टिंग प्लेस फॉर डिटरमाइनिंग ए स्टूडेंट्स लेवल ऑफ एकेडमिक स्किल मास्टरी विद इन ए स्पेसिफिक डोमेन। इसमें इसका दे दिया, जहां समेटिव का देना था वहां फॉर्मेटिव का दे दिया, जहां फॉर्मेटिव का देना था वहां समेटिव का दे दिया, है ना। तो ये गलत है। फॉर प्लेसमेंट असेसमेंट इज जनरली कैरीड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट। ये गलत है। जो क्वेश्चन जो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी, असेसमेंट रेफर्स, है ना, ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, है ना। तो इसका जो क्वेश्चन है ए तो है जो हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज कंसर्न्ड विद डिटरमाइनिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड
मतलब कंड्यूसिव टू लर्निंग, है ना। ये एप्रोप्रिएट मेथड है इंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम सुधार सकते हैं। उसमें अच्छा पढ़ा रहे हैं तो और अच्छा पढ़ा सकते हैं, और जो अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन सही है, ए ट्रू है, और बी फॉल्स है, क्योंकि ये बीच बीच में नहीं चलता है, ये तो अंत में होता है। और जो है फिर उसके बाद में हमारा सी फॉल्स है, मैंने बताया था फॉर्मेटिव वाला ये फॉल्स है, क्योंकि ये लास्ट में नहीं होता ये। और जो है डी प्लेसमेंट असेसमेंट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स और प्रोजेक्ट। जब हम कोई कोर्स या प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसके बाद में प्लेसमेंट, जब हम कोई कोर्स कर लेते हैं तभी तो हमारा प्लेसमेंट असेसमेंट होता है, तभी तो हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ प्लेसमेंट असेसमेंट हमारा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट असेसमेंट और जो डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट है, इनको आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन अवश्यंभावी आते ही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समेटिव इवैल्यूएशन और आसान भी है। समेटिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शन, जजिंग द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेक्शंस, या फाइंडिंग आउट द लेवल्स ऑफ अचीवमेंट इनिशियली, या जजिंग द लर्निंग आउटकम फॉर मोटिवेशनल पर्पज, या असर्टेनिंग द परफॉर्मेंस लेवल आफ्टर द एकेडमिक सेशन कम टू एन एंड। तो आपने अब अंदाजा लगा लिया होगा कितनी बार मैंने समेटिव इसमें पढ़ी हो रहे हैं, हम पढ़ी हो रहे हैं कि समेटिव फॉर्मेटिव। तो आप बताइए इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है डी। कौन सा आंसर है इसका? डी। ठीक है, अब इन फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है इसको देखिए, इन चारों में से कीजिए। आपको एक क्वेश्चन भी अगर आपने हल कर लिया तो आपको ये समेटिव फॉर्मेटिव इवोल्यूशन आ जाएगा। द एग्जामिनेशन इज हेल्ड आफ्टर द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, ये तो समेटिव से संबंधित हो गया। द लर्नर्स आर इवेल्यूटेड थ्रू बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, है ना। द इवेल्यूएशन फोकस ऑन प्रोसेस एंड एज सच is conducted as a continuous basis, है ना। क्वेश्चन सेट इन ऑल एग्जामिनेशन आर फ्रेम्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्वेश्चन सेट इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो है 124 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है इसका सी है। द इवैल्यूएशन फोकस ऑन प्रोसेस एंड एज सच इट इज कंडक्टेड ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, लगातार चलता रहता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लगातार चलता रहता है। अब पेडागोजी क्या है? पेडागोजी में हमने पढ़ा था ना, ये जो मैं आपको करा रही हूँ यूनिट कंसेप्ट और असेसमेंट, मैं पूरी अब यूनिट आपको करा दी है ना। कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, है ना। ये मैंने आपको जो है पूरी यूनिट करा दी है। तो कम से कम आपको इतना मालूम हो जाना चाहिए कि पेडागोजी का मतलब क्या है। इतना पढ़ने के बाद में कम से कम ये मालूम हो जाना चाहिए कि पेडागोजी का मतलब क्या है। तो पेडागोजी का मतलब क्या है बताइए? इज ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एंड कंपासेस टीचिंग स्टाइल, टीचिंग थ्योरी, फीडबैक, असेसमेंट। पढ़ा है आपने फीडबैक इसमें? इन्वॉल्व द स्टाइल ऑफ ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम कंटेंट इन क्लासरूम, रिक्वायर्स टीचर्स नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेचर ऑफ कंटेंट टू बी डिलीवर्ड। तो इनमें से बताइए तीन ऑप्शन है, किसी में 3 है, किसी में ए बी में 3 ऑप्शन है और सी डी में 2 ऑप्शन है। तो बताइए क्या सही है? टीचिंग स्टाइल, टीचिंग थ्योरी एंड फीडबैक असेसमेंट है कि इज ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, requires teachers not to get influenced due to difference in the age of student and nature of content to be delivered। ये तो मुझे कहीं तक नहीं लग रहा है ना। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो सही है कौन सा है? ये है इज ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब ये है प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। और ये जो टीचिंग स्टाइल भी आता है इसमें फीडबैक भी मैंने बताया था। फीडबैक डिवाइसेस जो मैंने आपको बताई थी, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, दुनिया 4-5 तरह की 6-7 तरह की फीडबैक्स बताए थे। फीडबैक्स भी होती है इसमें, असेसमेंट भी चलता है इसमें। और इन्वॉल्व द स्टाइल ऑफ ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम कंटेंट इन क्लासरूम, इन्वॉल्व द स्टाइल ऑफ ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम। और पेडागोजी ये तो है जिसमें हम जो टीचर जो है करिकुलम डिलीवर करता है, स्टूडेंट्स को करिकुलम डिलीवर करता है। वो करिकुलम तो पढ़ाएगा, टीचर क्या करेगा क्लास में कलावा, है ना। तो करिकुलम भी पढ़ाता है ना। तो इस तरह के तीनों जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो डी नहीं है इसमें। रिक्वायर्स टीचर नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, है ना, टू डिफरेंस इन एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड नेचर ऑफ कंटेंट टू बी डिलीवर्ड, कि ये जो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते, है ना। होते हैं मतलब होते हैं ना भाई, बच्चों की एज से तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग ही तो पेडागोजी का निर्धारण होता है। एंड्रोगोजी और पेडागोजी तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग तो होता है। एडल्ट होते हैं उसमें एंड्रोगोजी में, और पेडागोजी में छोटे बच्चे होते हैं।
और नेचर इससे उसको भी वाकिफ होना पड़ता है, जो कंटेंट की नेचर है उससे भी वाकिफ होना पड़ता है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। अब देखिए इसमें हु अमंग्स द, ये भी आप ये क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए नाम ही आ जाता है तो कम से कम आप इसको कर तो देंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैरी coined the terms formative and summative evaluation? माइकल सैडलर, माइकल स्क्रीवन, नट, एल्कन हावर्ड। बताइए कौन सा है इसमें? माइकल सैडलर, माइकल स्क्रीवन, एल्कन। माइकल स्क्रीवन का नाम आपने बार बार सुना होगा, और आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सुना ही होगा माइकल स्क्रीवन, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ये मैंने आपको पूरा टॉपिक करा दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपने ध्यान से उसको सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा तो आप इसको कर लेंगे। शुड बी डन जस्ट आफ्टर द एंड कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, इससे इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। शुड टेक इनटू स्कोप ऑल मेजरेबल कंपोनेंट्स एस्पेक्ट दैट नीड टू बी असेस्ड, डज नॉट डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स अप्रोचेस, शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? इनटू द ऑल स्कोप, इट्स स्कोप ऑल मेजर्स कंपोनेंट्स एस्पेक्ट दैट नीड टू बी असेस्ड, डू नॉट डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स अप्रोचेस, शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो है कौन सा होगा इसमें? यही लग रहा है लास्ट वाला जो है, ए और बी, यानी कि शुड बी जस्ट आफ्टर द एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, और जो है बी शुड टेक इनटू ऑल इट्स स्कोप ऑल मेजरेबल जितने भी मेजरेबल कंपोनेंट्स हैं, एस्पेक्ट हैं, तो नीड टू बी असेस्ड। तो ये जो है 27 का जो है हमारा जो ऑप्शन सही है वो है डी, ए और बी, है ना। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन और करते हैं, स्टेटमेंट का क्वेश्चन करते हैं, एंड्रोलॉजी का करेंगे, 2-4 और क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट का देखते हैं कि रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनली डिफाइंड सब्जेक्ट कंटेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम emphasizes the various outcomes of a learning process such as skills, knowledge and attitude to be applied by learner, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम allows student to take responsibility for their education, to take responsibility for their education। तो बताइए कि पहला इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। इनका पहले में तो कहते हैं ये कि रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनली डिफाइंड सब्जेक्ट कंटेंट, competency based curriculum emphasizes the various outcomes of a learning process such as skills, knowledge। तो बिल्कुल सही है। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ये सब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, इससे जो पहली क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था पिछले सेक्शन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम अलाउज स्टूडेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एजुकेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये जो है हाँ, ये जो है इसका जो है 128 का है, एक ए सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू। दूसरे वाला भी ट्रू क्यों है? वो ट्रू इसलिए है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम अलाउज स्टूडेंट टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एजुकेशन। वो एजुकेशन ये भी सही है कि जब मान लीजिए कोई बच्चे को किसी मतलब उसमें कौशल प्रदान किया जा रहा है, कुशलता इसके, क्योंकि अब वो अपनी स्किल्स नॉलेज यूज कर रहा है ना, स्किल्स नॉलेज एटीट्यूड, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टूडेंट की ही होगी, है ना। टीचर की तो नहीं होगी कि वो अपनी स्किल्स यूज कर रहा है, स्टूडेंट अपनी जो नॉलेज यूज कर रहा है, अपने एटीट्यूड, अपने बिलीफ सब यूज कर रहा है, तो उसकी ही अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होगी। तो गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये रूब्रिक्स से संबंधित है। रूब्रिक्स में मैंने शॉर्ट्स में भी मैं पढ़ा रही हूँ रूब्रिक्स को, मैंने रूब्रिक्स यहाँ भी पढ़ाया था और शॉर्ट्स में भी पढ़ा रही हूँ। मैंने इससे पहले भी बहुत पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था। तो रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर पीयर फीडबैक, रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पीयर ओनली। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट है ना, कौन सा सही है? पहला तो शुरू है बिल्कुल सही है, पीयर फीडबैक, है ना।
और दूसरा जो है रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड ओनली, जहाँ यूज्ड ओनली ज़्यादा ओनली आ जाता है तो अधिकतर स्टेटमेंट गलत ही होता है, ये आप पहचान सकते हैं। फॉर पेयर्ड पेयर तो कहीं नहीं देखा है, पेयर फीडबैक में ही देखा है। तो ये इस तरह से ये आंसर सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस, प्रोसेस, टीचर सेंटर प्रोसेस। तो ये कौन सी है, कौन सी है ये? डायनेमिक प्रोसेस। पोर्टफोलियो वाली मैंने आपको बताया था ना, पोर्टफोलियो या डायनेमिक, क्योंकि उसमें हम कुछ रख भी सकते हैं, कुछ उसमें से हटा भी सकते हैं, गतिशील है वो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कह सकते हैं, लेकिन डायनेमिक ही इसके लिए सही जो शब्द है वो है डायनेमिक प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस भी दे रखे हैं, डायनेमिक भी दे रखा है, तो डायनेमिक ही हम इसमें लगाएंगे। 130 का जो है सी ऑप्शन सही है। Given below are two statements. Assessment is a systematic process of identifying, collecting and interpreting information about the student learning. ये तो सही है। Assessment result must be communicated in a clear and transparent way. इसमें results must be communicated in a clear and transparent way. ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो है होने चाहिए दोनों सही है ना, दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। Who was the main proponent of understanding level of teacher? तो कौन सा है? मॉरिसन। कौन सा है? कौन सा है? मॉरिसन है ना। चार दे रखे हैं ऑप्शन, मॉरिसन, हंट, हर्बर्ट, रॉबर्ट गिलेसर। तो जो है मॉरिसन का सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट? रेस्पॉन्स या अल्टरनेटिव असेसमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर ये आ भी जाता है आपके पेपर में तो आप इसको कर लेना। रेस्पॉन्स जर्नल, पोर्टफोलियो, टिपिकल एंड टर्म, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट? टिपिकल एंड टर्म, टिपिकल एंड टर्म एग्जामिनेशन, पोर्टफोलियो, रेस्पॉन्स जर्नल, ठीक है। तो ये कौन से हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट? 133 का सही है पोर्टफोलियो, है ना। अल्टरनेटिव असेसमेंट का जो है ये है आपका ए और बी, बी है ना, ए और बी, रेस्पॉन्स जर्नल्स और पोर्टफोलियो, ये हैं अल्टरनेटिव असेसमेंट के, है ना। ये अल्टरनेटिव असेसमेंट ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट? कलेक्शन, डिस्प्ले, रिडक्शन, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट? डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले, कलेक्शन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट। तो ये तो प्रकार हो गए, डिस्प्ले और वो वर्किंग, ये दो प्रकार हो गए उसके पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट। तो इसका जो है सही आंसर हो गया रिफ्लेक्शन। कलेक्शन, डिस्प्ले, रिडक्शन में रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब दिखाना, है ना। और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का मतलब कि जैसे पहले बच्चे की एक्टिविटी थी, फिर उससे आगे अच्छी और एक्टिविटी हुई, है ना। टीचर देखता भी रहता है कि बच्चा इस तरह से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब वो अपने चिंतन करा कि अब मैंने ये किया, ये अच्छा हुआ, इससे आगे ये अच्छा हुआ, इस तरह से। इन एंड्रोगोजी, एक क्वेश्चन है 135। इन एंड्रोगोजी लर्निंग ऑफ एडल्ट इज 3 विद इन इट्स स्कोप। लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट एंड स्ट्राइव फॉर सेल्फ डायरेक्शन इन लर्निंग। तो ये जो है बी वाला तो सही है। तो तीन में बी दे रखा है, 3 में इधर विद इन इट्स स्कोप, है ना। और जो है मोटिवेशन, टीचर डिसाइड व्हाट, हाउ एंड व्हेन, ये बिल्कुल गलत, सी नहीं है। मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन दैट कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। तो जो इसका जो सही है वो है हमारा बी, करेक्ट आंसर हमारा है बी। लर्निंग ऑफ एडल्ट इज देयर विद इन इट्स स्कोप, इसका अपना एक स्कोप है ना। लर्नर्स आर इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल सही है और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। और मोटिवेशन स्टेम्स फ्रॉम सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन दैट कम्स फ्रॉम सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। वो जो एडल्ट होते हैं उनको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है और वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये टीचर नहीं डिसाइड करता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 7th यूनिट आज फिनिश। तो मैं ऐसा समझती हूँ, आई होप कि आपको जो गैलोवर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो है अपने जो विचार लिख सकते हैं, अपना जो सुझाव दे सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आया। हालांकि गैलोवेज इंटरेक्शन एनालिसिस में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। 4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, IDER, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना, RDE,
वो इनडायरेक्ट, IDER, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकरेजिंग एंड रेस्ट्रिक्टिव। 4 चीज़ें याद रखिए आप। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में वर्बल से संबंधित है, और जो है एनकरेजिंग और रेस्ट्रिक्टिंग जो है नॉन वर्बल से संबंधित है। और नॉन वर्बल में और वर्बल में जो है पहले आप वर्बल की लिखेंगे कैटेगरी, फिर आप नॉन वर्बल की लिखेंगे। और जो नॉन वर्बल की आप कैटेगरी लिखेंगे वो 11, 12 यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी ना लिख करके आप 11, 12, क्योंकि आगे जोड़ रहे हैं ना, गैलोवेज फ्लैंडर्स की अपनी जो उनकी कैटेगरी है उनको जोड़ रहे हैं, है ना। अपनी खाली अपनी दे रहे 1, 2, 3 जोड़ रहे हैं, तो 10 तो वो ले गए उनकी, 10 तो उन्होंने उनकी ले ली, और 11th वाली अपनी 11th से अपनी शुरू कर दी नॉन वर्बल वाली। तो इस तरह से 11, 12, 13, 14, 15 उनके सामने जो मैंने बताई थी, आपको अभी पढ़ के बताई थी, वो मेरे पास कुछ दिखाने का सिस्टम है नहीं, बोर्ड पे इतना ज़्यादा लिखा नहीं आता, तो आप जो है बुक का भी सारा इसमें ले सकते हैं, थोड़ा बहुत बुक से भी देख लीजिए। जैसे एक्सेप्ट फीलिंग के सामने क्या है 11th कैटेगरी गैलोवेज की, है ना। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के आप करिए, और उनका बिल्कुल मेथड जो है, बिल्कुल मैट्रिक्स बनाने का मेथड और टैलीज का और उनका जो इंटरप्रिटेशन है मैट्रिक्स, वो सारा जो है इनका मिला जुला है। और 20 × 20 की ये बनती है, 400 सेल्स होती हैं गैलोवेज में। तो पहले बात तो इतना ज़्यादा आएगा नहीं आपका, केवल ये पूछ सकते हैं इसे नॉन वर्बल की जो है गैलोवेज की कौन सी है। मान लीजिए वर्बल की दे दी, क्या बताइए गैलोवेज की 4 दे दी, 4 कैटेगरी गैलोवेज की दे दी, नॉन वर्बल की 1 वर्बल की दे दी, बताइए इससे कौन सी मैच करती है। इस तरह से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को आप किस तरह से आएंगे, मैट्रिक्स बना लीजिए आप यहाँ पर, इंटरप्रिटेशन निकालिए, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएंगे सिंपल वे में। तो इसी तरीके से सिंपल वे में ना आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि हम यहाँ MAD की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नेट की पढ़ाई है, और नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और नेट की तैयारी बड़े बहुत ही बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, डीप रिफ्लेक्शन के साथ, आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए अब, है ना। और समझ के साथ में आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और UGC नेट में आप जो है अपना परचम लहराइए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।